अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के संबंध में निर्णय लिया गया और उसमें ये कहा गया कि सब ज़िले में परंपरागत रूप से जैसे मनाते आ रहे हैं अपने अपने ज़िले में मनाएंगे और राजधानी में किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। राजधानी में रहने वाले अपना राजधानी में एकत्रित होकर के जैसे मनाएंगे विश्व आदिवासी दिवस के संबंध में चर्चा करेंगे। वर्चुअल रैली अगर हो सकेगा तो वो भी करेंगे और जो पुराने हमारे लंबित मांगे हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ उसके संबंध में फिर से सरकार को याद दिलाएंगे, स्मरण दिलाएंगे और सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन का नोटिस देंगे, आंदोलन भी किया जाएगा। मुख्य मांगे क्या क्या हैं आप लोगों की? महासचिव जी बताइए। हमारे तो पुराने बहुत लंबित है मांगे जो है जिसमें करीब 90-99 मांग जो हम लोगों ने पिछले 10 साल से मांगते आ रहे हैं वो पूरे हैं। पम्पलेट रूप में भी आपको काज बताया गया। पर अभी जो ज्वलंत जो हमारे मांग अभी तत्काल है वो तत्काल मांग एक तो आदिवासी क्षेत्र में कभी हम लोग जानते नहीं, हमारे पूर्वज भी नहीं जानते कभी राम इधर से गए होंगे और राम गमन के नाम से जो भूमि पूजन कर रहे हैं उसका सर्व आदिवासी समाज विरोध कर रहा है। साथ ही साथ ये जो जमीन जो नीलामी सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो भी शेड्यूल एरिया में भी किया जा रहा है जहाँ पे आदिवासी अपने पूर्वजों के साथ वर्षों से रह रहे हैं पर उनके पास पट्टा नहीं है और वो शासकीय मान करके जो नीलाम किया जा रहा है कल को वो आदिवासी को जो खरीदने वाला नीलाम में खरीदने वाला ज़मीन जो धारक होगा वो उस आदिवासी को हटाएगा और जिसके कारण से ऐसा लगता है कि आदिवासी वहाँ से बेघर बार हो जाएंगे और जितने पैसे वाले लोग हैं और बाहरी लोग हैं उनका वर्चस्व उस क्षेत्र में पुनः कायम हो जाएगा। इसके लिए भी आज आदिवासी सर्व आदिवासी समाज की बैठक में इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ फर्जी आदिवासी पिछले समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 9 अगस्त के अवसर पर मुख्य अतिथि ग्रहण करते हुए और मुख्य अतिथि के रूप में आसंदी में सबको आश्वस्त किए थे हमारे पूरे समाज को, प्रदेश के समाज को, कि 1 महीने के अंदर जितने भी फर्जी आदिवासी हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र लेकर के नौकरी कर रहे हैं उन सब पर कार्रवाई किया जाएगा और जितने फर्जी लोग हैं उसको FIR दर्ज किया जाएगा। पर 1 साल होने जा रहा है, आज तक उसके बारे में उस दिशा में कोई सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया और नहीं ऐसा लग रहा है कि कोई पहल किया जा रहा है। इससे भी आज आदिवासी समाज काफ़ी आक्रोश व्यक्त किए और इसके बारे में ही पुनः ऐसा ना हो कि पुनः सर्व आदिवासी समाज को पुनः रोड की लड़ाई लड़ना पड़े, इसके लिए भी आज गंभीरता से विचार किया गया। आरक्षण के मुद्दे पर भी ये बहुत अहम निर्णय लिया गया कि जितने भी आरक्षण में पदोन्नति जो दिए जा रहे हैं उसमें अगर मान लो आदिवासियों का आदिवासी सीट पर अगर पदोन्नति न दिया जाए, अगर सीनियरिटी आधार पर भी दिया जाए तो सीनियरिटी के आधार पर, सीनियरिटी का मेरिट के आधार पर भी जो आदिवासी पदोन्नति पा रहे हैं पर सरकार के द्वारा उसको पोस्टिंग आर्डर जारी नहीं किया जा रहा है। अनारक्षित वर्ग के जूनियर लोगों को आज पदोन्नति करके पूरे प्रदेश में पोस्टिंग किया जा रहा है, उसको लाभ दिया जा रहा है पदोन्नति का। इसके लिए भी आज सर्व समाज के लोगों ने काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया। जो आदमी अपने आरक्षण के पद पे नहीं जा रहा है, सीनियरिटी का मेरिट के आधार पर जा रहा है, उनका तो पोस्टिंग कर देना चाहिए। उसमें फॉरेस्ट विभाग, बहुत सारे विभाग हैं जिसमें यह मुद्दा है कि उनका पदोन्नति में नाम है, सूची में नाम है, सूची जारी हो चुका है पर केवल आदिवासियों को छोड़ करके बाकी समाज के लोगों को पदोन्नति में पोस्टिंग किया जा रहा है। ये सर्वथा हमारे समाज के लोगों के लिए अन्याय है और इस टाइप का जो अन्यायपूर्ण कार्रवाई शासन के द्वारा किया जा रहा है इस पर भी आज घोर आपत्ति किया गया। आने वाले दिनों ये सब मुद्दों को लेकर के सीमा के संबंध में भी बहुत पुरानी मांगे रही हैं आप लोगों की, क्या वो पूरी हुई हैं कि आय सीमा कुछ छात्र? सरकार के द्वारा अब ये कूटरचित एक प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से आदिवासी समाज आगे न बढ़ पाए और इसकी पहली कड़ी के रूप में जितने भी शिक्षा के जो क्षेत्र है उस पर ही बैन लगाया जा रहा है। पहले हमारा जो आरक्षण का जो आधार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसको हनन करते हुए आज उसको क्रीमी लेयर पे ला करके उसके भी हमारे जो क्रीमी लेयर का आय सीमा है आदिवासी ST SC को उसका ढाला किया गया है, जबकि अनारक्षित वर्ग का कोई आय सीमा है ही नहीं है। उसको तो कभी भी अब 10% के जो आरक्षण का लाभ तत्काल दिया गया है उसमें तो कभी उसमें क्रीमी लेयर शब्द का उसमें उल्लेख नहीं है। जो गरीब वर्ग का उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, जब इस प्रदेश में उनकी संख्या केवल मात्र 3% पर 10% लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, यह भी सर्वथा गलत है। साथ ही साथ ये जो हमारे समाज के लोगों की जो पढ़ाई के लिए जो बैन लगाया जा रहा है, आरक्षण के नाम पर इसको रोका जा रहा है,
इस पर भी आज समाज के लोगों ने काफ़ी गहरी चिंता व्यक्त किया और आने वाले दिनों में भी ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस प्रदेश में हमारे समाज के लोगों द्वारा उठाया जाएगा। आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं समाज के, आपने पिछला अनुभव बीजेपी शासनकाल में और अभी जब शासन बदल गया है कांग्रेस शासनकाल में, दोनों में आदिवासी समाज के साथ तुलनात्मक अध्ययन बताइए, क्या अनुभव किया है आपने पिछले गवर्नमेंट और अभी के गवर्नमेंट? पिछले गवर्नमेंट ने जो काम किया था उसके विरोध में पूरा आदिवासी समाज सड़क में आया था और भारत का पहला ऐसा विधानसभा है जहां से भूमि अधिग्रहण बिल पास किया गया था सरकार द्वारा, उसको आदिवासियों ने लड़कर वापस लिया। उस प्रवृत्ति को इस सरकार में भू अधिग्रहण नजूर भूमि के नाम से बाहरी लोगों को ज़मीन बेच रहे हैं और बस्तर से जो पलायन किए गए हैं सलवा जुड़ूम के नाम पे, उन लोगों को वापस नहीं ला रहे हैं। इसमें बड़ा समाज में आक्रोश है और लगातार ये आक्रोश बढ़ते जा रहा है। अगर सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करेगी तो कुछ ही दिनों में ये सड़क पे आने के लिए तैयार हो जाएंगे और निश्चित ही ये आक्रोश दावानल की तरह पूरे आदिवासी समाज में फैलने वाला है। एक बात और बताने की कोशिश करेंगे कि हमें तो लॉकडाउन की पार्ट पढ़ाते हैं, बात करते हैं, लेकिन सारे नियम कानून कायदे और निर्णय जो है हमारे खिलाफ जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, न्यायालय में अभी तक ओपन परीक्षा के माध्यम से कोई न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होती है। ये परंपरागत रूप से, वंशानुगत रूप से इसमें नियुक्ति होती है। अगर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की तरह अगर भर्ती होता तो एसटी, एससी, ओबीसी के लोग भी जाते और जो निर्णय होता है आदिवासियों, एससी के विरुद्ध उसमें हमारे प्रतिनिधि रहते। लेकिन संविधान में जो व्यवस्था है उसको डायरेक्ट सरकार बदलने का प्रयास न करके कोर्ट के माध्यम से बदलना चाहती है, कोर्ट को आगे लाना चाहती है और कोर्ट में मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसा चाहे वो संविधान को बदलना चाहते हैं। इसका भी विरोध समाज में धीरे धीरे ही नहीं, बहुत तेज़ी से विरोध का स्वर उभर रहा है और आगे 1-2 महीने में आपको सड़क पर दिखाई देने लगा। चाहेंगे आर्यन ध्रुव साहब की जनजातीय शासकीय जितने सेवक हैं हमारे, जितने कर्मचारी बंधु हैं प्रदेश के, उनके बारे में आप कहाँ तक प्रोग्रेस समस्या वही की वही है कि समस्या से निजात दिलाने में आप सक्षम हुए इस गवर्नमेंट के साथ में, बताएं। पिछली रमन सरकार तो आदिवासी समाज के डर से बहुत सारे फैसले हमारे फेवर में करती थी, लेकिन इस बार हमारे आदिवासी समाज के, हमारे संघ के बहुत सारे विधायक चुन के गए और बहुत सारी अपेक्षाएं थी सरकार से कि हमारे मांगे पूरी होंगी। अभी जो बहुत सारे फैसले आ रहे हैं, जैसे कि अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला जिसमें शिक्षकों की जो भर्ती होगी उसमें वो जो स्कूल को एक केंद्र बिंदु बनाया है, जिसके कारण रिजर्वेशन का लाभ हमारे लोगों को मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब पूरे प्रदेश में जो शिक्षकों की भर्ती होगी इंग्लिश मीडियम में, एक भी शिक्षक आदिवासी समाज से नहीं होंगे। तो आदिवासी समाज के बारे में जो सरकार की सोच है कि आदिवासी समाज के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बेमानी लगती है। और ऐसी स्थिति रहेगा तो समाज जनजातीय सेवक संघ सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगा। और दूसरा जो मुद्दा है, अभी जो पदोन्नति में आरक्षण के बारे में सभी ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण एक गंभीर चिंता का विषय है। आज कोरोना का जो संक्रमण है वो सवर्णों के लिए स्वर्ग बन गया है और आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए एक नरक टाइप का हो गया है। आज इतने सारे पदोन्नति आदेश निकल रहे हैं जिसमें एक भी आदिवासी का नहीं निकल रहा है। यदि जनरल ट्रैक पे भी यदि प्रमोशन होता तो हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी पदोन्नत हो जाते, लेकिन इन्होंने रोस्टर ऐसे बना के रखा है, जैसे नियुक्ति जो होता है उसमें ऊपर में सवर्ण होता है अनारक्षित, उसके बाद एससी, उसके बाद एसटी, उसको ये लोगों ने वो सीनियरिटी लिस्ट बना के पदोन्नति कर रहे हैं और धड़ल्लों से रातों रात पदोन्नति कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोग पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं और हमारे आदिवासियों के सीट भरे जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा एक भी सीट हमारे आदिवासी समाज की नहीं रहेंगे और पदोन्नति से वंचित हो जाएंगे। अभी जो सरकार ने फैसला लिया है 5 सदस्यीय कमेटी, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। यदि सरकार चाहती तो 1 सदस्यीय कमेटी गठित करती, माननीय मनोज पिंगवा जी को मेंबर अध्यक्ष जो भी बनाने को था बना देती और तड़के से कर्नाटक पैटर्न में जो रत्न प्रभा कमेटी गठित हुआ वैसे उनका फैसला 1 महीने में आता, हमारे लोगों को लाभ होता। अभी जो ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण देने के बारे में उसमें लिखा गया है कि संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, मतलब ये
हिला हवाला करने वाली बात है और इसको हमारे लोगों को लाभ नहीं मिलेगा ऐसा लगता है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र का क्या मामला है? शासकीय सेवक अभी तक हटे हैं कि नहीं हटे हैं, कि कब तक हटाए जाएंगे? आपका क्या दबाव है? फर्जी जाति प्रमाण पत्र के लिए हमने सरकार को लगातार अवगत कराते गया है। हमारे माननीय विधायकों के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री सबको अवगत कराया, लेकिन फर्जी जाति प्रमाण पत्र जो घोषित होते हैं वहाँ जो फैसला लेने वाले हैं वो भी फर्जी प्रमाण पत्रधारी वाले लोग बैठे हैं। हमने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उस फर्जी को हटाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। और फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले टाइम बिंग के लिए स्टे लेते हैं, लेकिन उनको परमानेंट रिटायरमेंट तक स्टे दे के रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र को हटा पाएगी और हम सबको न्याय मिल पाएगा। अभी हम लोगों ने गरियाबंद में एक लेटेस्ट मामला देखा, जो कमार जनजाति है उसका प्रमाण पत्र देके डिप्टी कलेक्टर में गई है, उसका पिताजी जो है नायब तहसीलदार बन गया है। अभी महासमुंद का हम लोगों ने मामला उठाया जगदीशपुर का, वहाँ बारीक जो है गोंड समाज के प्रमाण पत्र लेके नौकरी कर रही है। ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में नए नए बहुत सारे मामले हैं। यदि सरकार चाहे कि फर्जी लोगों को निकालना है तो बहुत सारे हमारे बेरोजगार भाई लोगों को रोजगार के अवसर मिले। जानकारी ये है कि फर्जी प्रमाण पत्रधारियों को निकालने के बजाय पदोन्नति हो रही है उनकी, और वो रिटायरमेंट भी हो गए। अभी सूर्यवंशी जी हैं जो जिनको अटैचमेंट किया हुआ था, आज वो बलौदा बाजार में विधि अधिकारी बन के गए हैं। तो सरकार को हम लिखते हैं कि इनको हटाओ, उनको पदोन्नत करके भेजती है। इसके लिए समाज में बड़ा गंभीर आक्रोश व्यक्त किया और भविष्य में बड़ी आंदोलन करने का निर्णय लिया। सर्व आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे।